हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आ चुके हैं फिर से परमाणु संरचना लेकर के, और परमाणु संरचना में लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो देखो बच्चों, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। हमने अभी तक इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हम देख चुके हैं। इलेक्ट्रॉन को खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? जे थॉमसन। ठीक है, तो उसी क्रम में आज हमको देखना है दूसरा मूल कण कौन सा? प्रोटॉन के बारे में। और प्रोटॉन की खोज के बारे में जैसे ही पूरा हो जाएगा, उसके बाद में अगर समय रहता है तो हम बात करेंगे न्यूट्रॉन की खोज के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। थोड़ा सा कल जो पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं, और कुछ बच्चों के जो एक दो क्वेश्चंस थे जो मेरे पास कमेंट में आए थे, मैं उनको एक बार क्लियर करना पसंद करूंगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन थे वो मैं बता दूंगा। ठीक है आपको। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने क्या पढ़ा था? पहला बिंदु क्या था? जो पॉइंट है वही खास है, पूरा पढ़ लिया। उसके बाद में जो मैंने बताया था वो बातें खास है। क्या? इलेक्ट्रॉन के अंदर हमने पढ़ा था कैथोड किरणों के द्वारा उसकी खोज होती है, और कैथोड किरणें का प्रयोग पढ़ा था, उसको हम विसर्जन नली का प्रयोग बोलते हैं, जिसमें कैथोड किरणें हमने पढ़ा था सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, उसके बाद और क्या पढ़ा था हमने? कैथोड किरणें जो होती हैं वो छोटे छोटे कणों से, मतलब कि उसके अंदर कण उपस्थित होते हैं, वही कण क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं जिसके बारे में उस इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया था? स्टोनी ने नाम दिया था। फिर हमने देखा था चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र से ये किरणें क्या होती है? विक्षेपित होती हैं। विद्युत क्षेत्र की तरफ रखते हो आप तो जो कैथोड किरणें होती है वो प्लस की तरफ आकर्षित होती हैं, और माइनस से ये प्रतिकर्षित होती है, जिससे सिद्ध होता है कि इन पर ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हमने देखा था इसी क्रम में कि ये किसी भी पतली चादर को भेद सकती है, भेदने का काम करती है। ठीक है, इसी प्रकार से हमने देखा था फोटोग्राफिक प्लेट को ये छाया उत्पन्न करती है उस पर, और प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। तो ये सारे बिंदु हमने पढ़े थे। और कैथोड किरणों के लिए E/m का जो मान होता है वो नियत होता है। अब एक बच्चे ने पूछा, सर ये नियत का मतलब क्या है? नियत का मतलब होता है समान। हाइड्रोजन गैस ले लो कांच की नली में, आप चाहे हीलियम गैस ले लो कांच की नली में, आप चाहे ऑक्सीजन गैस ले लो, कोई भी गैस ले लो कांच की नली में, आपके E/m का मान नियत रहता है। ये सारी बातें हमने पढ़ ली थी। नियत का मान मतलब कि समान मान होता है। ठीक है, अब आते हैं प्रोटॉन पे। देखिए, अब ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं ये बहुत महान वैज्ञानिक है। इनका नाम है गोल्डस्टीन। क्या है? गोल्डस्टीन। गोल्डबर्ग नहीं, गोल्डबर्ग जो आप WWE में देखते हो वो नहीं, WWF वाले गोल्डबर्ग नहीं है। ये गोल्डस्टीन है जिन्होंने प्रोटॉन की खोज की, प्रोटॉन का आविष्कार किया। अब देखो इन्होंने जो सेटअप बनाया ना, देखो सेटअप जो बनाया वो पूरा वैसा ही बनाया, सब कुछ वही था। यहां पे सारी बातें वही। कांच की एक नली ली इन्होंने, ये देखो निम्न दाब, इसका मतलब निम्न दाब, तो इन्होंने भी निम्न दाब रखा, निम्न दाब, पूरा सब कुछ वैसा का वैसा निम्न दाब रखा। यहां पे कैथोड, यहां पे एनोड। अभी कुछ बच्चों ने लास्ट लेक्चर में एक प्रश्न पूछा था, सर कैथोड एनोड क्या होता है? वो अभी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कैथोड एनोड क्या होता है, लेकिन पहले देख लेते हैं कि इन्होंने ये अपना जो प्रयोगशाला में उपकरण तैयार किया वो क्या क्या था। ठीक है, फिर आपको बताऊंगा कैथोड एनोड क्या होता है। तो निम्न दाब पर अंदर गैस रखी। ये दाब कितना था? तो लगभग 10⁻³ से लेकर के 10⁻⁴ mm था, मिलीमीटर था। यहां पे उच्च विभवांतर रखा है ना, ये बैटरी लगाई उच्च विभवांतर। तो ये सारी बातें वही लिखनी है जो कि वहां पे हमने लिखी थी। यहां पे उच्च विभवांतर आ गया। कांच की नली 60 सेंटीमीटर की, और यहां पे ये कैथोड लगा हुआ है, और यहां पे ये एनोड है। चलिए अब क्वेश्चन आता है कि सर ये कैथोड एनोड क्या है? ठीक है, देखिए बच्चों, अगर आपको किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करनी है तो वहां पे एक सिरा कैथोड का काम करता है। कौन सा सिरा? जिस पर माइनस चिन्ह आपको दिखता है, तो माइनस चिन्ह वाला कैथोड होता है। परिपथ को पूर्ण करने के लिए, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए जिस प्रकार के धातुओं का उपयोग किया जाता है उन्हें हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और एक इलेक्ट्रोड जिसमें माइनस होता है उसको कैथोड बोलते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन जिसपे प्लस होता है उसको हम एनोड बोलते हैं। तो ये मतलब है कैथोड एनोड का, मतलब कि विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए जिस प्रकार के धातुओं का उपयोग किया गया है वो धातु ही कहलाते हैं कैथोड और एनोड। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे की। आपको मैंने क्या बताया था? कैथोड से किरणें निकलती हैं और पीछे जाती है, हरे कलर की लाइट लगती है, हरे कलर की लाइट लगती है। ये मैंने बताया था कैथोड किरणों में बताया था। तो कैथोड वो होता है जिससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, कैथोड किरणें निकलती हैं। और एनोड वो होता है जिसकी तरफ
कैथोड किरणें जाती हैं, मतलब कि एनोड जिसकी तरफ कैथोड किरणें आती हैं, और कैथोड मतलब कि जिससे दूर कैथोड किरणें जाती। तो कैथोड एनोड का मतलब जो विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए सहायता करते हैं, उस परिपथ को पूर्ण करते हैं, वो धातु ही क्या होते हैं, कैथोड और एनोड। कैथोड पे माइनस चिन्ह होता है और एनोड पे प्लस चिन्ह होता है। ये क्वेश्चन पूछा था एक बच्चे ने, एक क्या 2-3 बच्चों ने पूछा था, तो मैंने आपको जवाब दे दिया। ये सारी बातें। चलिए अब आते हैं इस प्रयोग पे। चलिए गोल्डस्टीन ने क्या प्रयोग किया, ठीक है, सब कुछ वैसा ही था। कांच की नली थी, कैथोड लगा हुआ था, एनोड लगा हुआ था, यहां उच्च विभवांतर की बैटरी थी, यहां पे बहुत ही निम्न दाब पर अंदर गैस भरी हुई थी, सारी बातें वैसे ही चल रही थी, ठीक है। तो गोल्डस्टीन ने क्या देखा, गोल्डस्टीन ने एक चेंज किया। उसने क्या परिवर्तन किया, उसने कैथोड को छिद्रयुक्त बनाया। ये देखो छिद्रयुक्त, ये छिद्रयुक्त कैथोड, ये छिद्र बने हुए, कैथोड को उसने छिद्रयुक्त बनाया। छिद्रयुक्त बना करके क्या देखा, जैसे ही उसने ये छिद्र रखे ना यहाँ पे कैथोड में, तो इन छिद्रों से होल या छिद्र, इन छिद्रों से ये यहां से निकलने वाली कुछ किरणें जो होती हैं वो इन छिद्रों से होकर के पीछे की दीवार पे जाकर के टकराती हैं, और जैसे ही दीवार पे टकराती हैं तो ये लाल कलर की प्रतिदीप्ति, रेड ग्लो मतलब कि लाल कलर की प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। अब ये किरणें कहां से उत्पन्न हो रही है, एनोड से। कहां से उत्पन्न हो रही है, एनोड से। एनोड से निकलने वाली ये जो किरणें जो कैथोड के पीछे लाल कलर की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, इसे ही हम बोलते हैं एनोड किरणें। क्या बोलते हैं, एनोड किरणें। तो इसको हम बोलते हैं यहां पे एनोड किरणें। एनोड से निकलने वाली किरणों को एनोड किरणें बोलते हैं। और जब कैथोड किरणों के बारे में पढ़ा था, तो कैथोड किरणें जो होती है वो कैथोड से निकलती है, ठीक है। तो दोनों में फर्क है। कैथोड किरणें जो कैथोड से निकलती है, एनोड किरणें जो एनोड से निकलती है। और यहां से निकलने के बाद में ये छिद्रयुक्त इसलिए बनाए गए हैं ताकि यहां से किरणें निकलें और इस छेद में से हो करके जाएं आगे और यहां पे लाल कलर की लाइट उत्पन्न करें। इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है रेड ग्लो। तो जैसे यहां पे लाल कलर की लाइट उत्पन्न होती है, इससे यह पता चलता है कि यहां से कुछ किरणें निकल करके जाती हैं सीधी रेखा में, और सीधी रेखा में जा करके इन छिद्रों से होकर के सामने की दीवार पर टकराती हैं और लाल कलर की प्रतिदीप्ति लाइट उत्पन्न करती हैं। तो इन्हीं किरणों को जो कि एनोड से निकल रही हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एनोड किरणें बोला जाता है। जो किरणें यहां पे आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये सारी बातें हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे की, ठीक है। देखिए तो ये किरणें क्या हो गई, एनोड किरणें। किसने बताया, गोल्डस्टीन ने। ये तो हो गई पहली बात। चलिए अब दूसरी बात। अब यहां पे लाल रंग दिखाई दे रहा है और कैथोड किरणों में आपको यहां पे हरा रंग दिखाई देता है। लाल रंग और हरे रंग, ये कहानी कहां से आई, तो देखो एनोड किरणें जो है ना, वो एनोड किरणें एनोड से उत्पन्न हो रही है, और एनोड पे चार्ज आपको ये साइन क्या दिख रहा है, चिन्ह प्लस का। तो ये प्लस वाली किरणें, धनात्मक किरणें। और कैथोड किरणें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होता है, माइनस। कैथोड से निकलने वाली किरणें जिनको आप कैथोड किरणें बोलते हो, और यहाँ हरा कलर की लाइट उत्पन्न करती हैं। तो कैथोड से निकलने वाली किरणें मतलब कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश कौन सा, माइनस। तो माइनस आवेश वाली किरणें यहाँ पे हरे कलर की लाइट उत्पन्न करती है। और ये धनावेशित किरणें हैं, क्योंकि ये धनावेशित किरणें माइनस की तरफ जाएंगी। माइनस है, माइनस किसको आकर्षित करेगा, इन एनोड किरणों को। मतलब कि एनोड किरणों पे आवेश कौन सा है, प्लस। तो ये प्लस वाली किरणें जाती हैं माइनस की तरफ। इसीलिए एनोड किरणों को हम धन किरणें भी बोलते हैं, धन किरणें, धनावेशित किरणें भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि एनोड किरणें जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ जा रही है, और कैथोड पे क्या है, माइनस। माइनस किसको आकर्षित करेगा, एनोड किरणों को। क्यों आकर्षित कर रहा है, क्योंकि एनोड किरणों पे प्लस आवेश होता है। तो प्लस आवेश वाली किरणें एनोड किरणें हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हम धन किरणें बोलते हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो यहां से उत्पत्ति होती है एनोड किरणों की, और एनोड किरणों का दूसरा नाम क्या है, धन किरणें। तो यहां से गोल्डस्टीन को श्रेय जाता है इन एनोड किरणों की खोज का, जिसपे धन आवेश होता है उसको धन किरणें भी बोलते हैं। अब जब बाद में देखा गया तो ये धन किरणें और प्रोटॉन पे भी धनावेश होता है, तो गोल्डस्टीन ने बोला
कि ये जो किरणें हैं, जैसे कैथोड किरणों में छोटे कण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैसे ही एनोड किरणों में, यहां एनोड किरणों में भी छोटे कण हैं। वो छोटे कणों पे आवेश क्या है? धनावेश। और प्रोटॉन पे भी आवेश क्या है? धनावेश। मतलब कि ये निश्चित तौर पर छोटे कण क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। उनको बाद में प्रोटॉन नाम दिया गया इन छोटे छोटे कणों को जिन पे धनावेश है। और ये छोटे कण किन किरणों में है? एनोड किरणों में। तो इन धनावेशित कणों को बाद में नाम क्या दिया गया? प्रोटॉन। और यहां से उत्पत्ति होती है प्रोटॉन की। ठीक है, चलिए, तो यहां तक सारी बातें थी। और यहां तक अगर बातें आपको मेरी समझ में आ गई तो थम्स अप दे दीजिए। और आपका कोई भी डाउट है तो अपना डाउट लिख लीजिए, ताकि आपका डाउट मैं यहां पे रीड कर लूं, पढ़ लूं, और उस डाउट का जो भी जवाब होगा वो मैं जवाब आपको दे देता हूं। अब हमें देखना होगा इसके बाद कि एग्जाम में हमारे लिए क्या बातें हैं जो हमको पूछी जाएंगी। पढ़ तो लिया, पढ़ लिया भैया, पूरा पढ़ लिया। अब क्वेश्चन आता है कि सर एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, हमें लिखना क्या होगा इसमें, है ना। तो चलिए उसकी बात करेंगे। मैं आपके डाउट देख लेता हूं। हाँ, रेड कलर क्यों आया? रेड कलर क्यों आया? देखो, रेड कलर जो आता है वो मैंने आपको क्या बताया था? धनावेश के कारण। किसके कारण? धनावेश। अलग अलग प्रकार का कलर है, अलग अलग प्रकार के कणों के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो हरे कलर की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं, और प्रोटॉन जो है उनकी वजह से लाल कलर की प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। मतलब कि हरा और लाल कलर जो है उसका कारण कणों की वजह से। धनावेशित कण जो होंगे वो लाल प्रतिदीप्ति उत्पन्न करेंगे, ऋणावेशित कण होंगे वो हरे कलर की। मतलब कि जैसे कण होंगे वैसे उनका व्यवहार होगा। ठीक है, चलिए और बताइए, और क्या डाउट है बताइए, और बताइए, और क्या डाउट है बोलिए। चलिए ठीक है, कैथोड एनोड क्या होता है? क्लियर हो गया। नियत का मतलब क्या होता है? वो क्लियर कर दिया। लाल कलर क्यों आया? वो क्लियर कर दिया। और बताइए और क्या क्लियर करें, और बताइए आपके और क्या डाउट है। चलिए, तो ये सारी बातें अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? ठीक है, एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पे निकलने वाली किरणें जो हैं वो एनोड किरणें। एनोड किरणों पर आवेश कैसा होता है? पहला प्रश्न, एनोड किरणों पर आवेश कैसा है? धन आवेश। कैसे पता चला? क्योंकि ये माइनस की तरफ आकर्षित हो रही हैं, इसीलिए इस पे आवेश क्या हो जाएगा? धन आवेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए, पहले खोज हुआ इलेक्ट्रॉन का। पहले खोज, देखो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, सर पहले खोज किसका हुआ? पहले खोज जे थॉमसन ने 1859 में। मैंने आपको क्या बताया था? बल्ब का आविष्कार भी 1850 से 1860 के आसपास की बात है। तो 1859 के अंदर इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया जे थॉमसन ने, और ये 1889 से 90 के आसपास की बात है, तब हुआ आविष्कार प्रोटॉन का। तो पहले इलेक्ट्रॉन और फिर प्रोटॉन। और बताइए, और बताइए एनोड किरणों के गुण, अभी बता रहा हूं एनोड किरणों के गुण। अभी आपको यह समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं एग्जाम में क्या आता है। देखिए एग्जाम में जो आएंगे पॉइंट वो ये, आपको पूछा जाएगा एनोड किरणों के गुण धर्म लिखिए, या आपको पूछा जाएगा जिन प्रोटॉन का निर्माण एनोड कणों के अंदर है उस एनोड कणों के गुण लिखिए। तो आपको इसी क्रम में लिखना है जैसा मैंने लिखा है। सबसे पहला क्या? किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। हाँ बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है। एनोड से निकलेंगी और एनोड से ऐसे निकलने के बाद में सामने लाल कलर की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करेंगी, तो सीधी रेखा में चलती है। दूसरा धन किरणें। धन किरणें मतलब कि धन आवेश किस किरणों पे? एनोड पे। सूक्ष्म द्रव्य कणों से मिलकर के बनी हुई है। ये द्रव्य कण ही क्या होते हैं? प्रोटॉन। देखो धन किरणें सूक्ष्म द्रव्य कणों से मिलकर के बनी हुई है। ये कण क्या होते हैं? ये कण होते हैं प्रोटॉन। तो ये दूसरा बिंदु हो गया। तीसरा बिंदु, धन किरणें विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होती हैं। चलिए इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। देखिए वही बात, आपने मान लीजिए यहां पे विद्युत क्षेत्र लगा दिया, ठीक है, यहां पे आपने प्लस रख दिया, यहां पे आपने माइनस, उच्च विद्युत क्षेत्र लगा दिया आपने। अब ये धनावेशित किरणें, धनावेशित किरणें जिन किरणों पे प्लस आवेश है वो धन आवेश की तरफ आकर्षित होंगी या ऋण आवेश की तरफ आकर्षित होंगी? नीचे ऋण आवेश है, ऊपर धन आवेश है। तो जब विद्युत क्षेत्र लगाया गया ना ऊपर और नीचे, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज को लगाया गया, तो ये प्लस आवेश वाली किरणें जो थी वो यहां नीचे की तरफ आकर्षित हुई। इससे पता चला कि इन एनोड किरणों पर आवेश कौन सा है? धन आवेश। क्योंकि अगर इस पर धन आवेश होगा
तो वो धन आवेश से तो प्रतिकर्षित होंगी, लेकिन ऋण आवेश की तरफ आकर्षित होंगी। तो जब ऐसा करके देखा ना, तो उनको पता चला कि अच्छा इन किरणों पर धन आवेश उपस्थित है। तो विद्युत क्षेत्र से ये किरणें क्या हो रही, विक्षेपित, अपने पथ से विचलित हो गई, अपना जो मार्ग था वो मार्ग छोड़ करके कहीं और चली गई, मतलब कि विक्षेपित हो गई। अब ये धन आवेश है, धन आवेश है तो निश्चित तौर पर आपको मैंने क्या बताया था, कोई भी आवेशित कण होता है जब वो गतिमान होता है तो चुंबकीय क्षेत्र से भी विक्षेपित होगा, मतलब कि ये आवेशित कण है और अगर आपने चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया तब भी ये आवेशित कण क्या होगा, विक्षेपित होगा। मतलब कि ये विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में क्या होती हैं, विक्षेपित होती हैं। ये तीनों पॉइंट कैथोड किरणों में भी थे, तीनों पॉइंट। कैथोड किरणें भी सीधी रेखा में, एनोड किरणें भी सीधी रेखा में। कैथोड किरणें सूक्ष्म द्रव्य कणों से बनी होती है जिसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। एनोड किरणें भी सूक्ष्म द्रव्य कणों से मिलकर के बनी होती है जिसको प्रोटॉन बोलते हैं। सब कुछ समान है, कुछ भी अंतर नहीं है। जहां पे अंतर है वो मैं बोल करके बता रहा हूं। एनोड किरणें, यहां पे एनोड किरणें या धन किरणें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित हो रही है, वहां पे कैथोड किरणें भी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होती हैं। वहां पे कैथोड किरणें धातु की पतली पत्ती को पार करती, भेदने का गुण होता है। यहां पे भी देखिए, यहां पे भी अगर बीच में आप ऐसे पतली परत धातु की पन्नी रख दोगे ना, तो एनोड किरणें इसको भेद करके निकल जाएंगी। मतलब कि यहां पे भी क्या होता है, भेदन का गुण होता है, हल्का गर्म कर देती। जहां पे भी टकराहट होगी वहां पे गर्मी, उष्मा उत्पन्न होगी। तो ये भी वैसे ही करती हैं। ये किरणें कांच की नली की दीवारों पर लाइट उत्पन्न करती। प्रतिदीप्ति मतलब कि लाइट, उजाला होना। उजाला होना तो देखो ये प्रतिदीप्ति कैसे दिख रही है आपको, टकराने के बाद में लाल कलर की प्रतिदीप्ति दिख रही है, तो ये प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं। और वहां पे हरे कलर की प्रतिदीप्ति थी कैथोड किरणों में, हरे कलर की। समान, सब कुछ समान। ये सारे के सारे पॉइंट आपको लिखने। फोटोग्राफिक प्लेट, एक बच्चे ने ये डाउट भी पूछा था, एक बच्चे ने ये डाउट पूछा, वैसे तो मैंने ये बता दिया था, मैं फिर बताता हूं। फोटोग्राफिक प्लेट का मतलब क्या होता है, आपने वो फोटो खींचने वाली रील देखी है ना, रील। पुराने टाइम में एक कैमरा आते थे, वो कैमरे से फोटो खींचते थे, नीचे से रील निकलती थी। वो रील को आप धोने के लिए देते हो, धोने के बाद में उसकी आप फोटो तैयार करते हो, तो उस फोटोग्राफिक प्लेट की बात हो रही। तो फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करता है, मतलब कि उस पे ये अपनी छाप छोड़ सकता है। तो ये फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित कर सकता है। और अब आता है अंतिम बात, ये वाली E/M भिन्न भिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न होता है। ये पॉइंट समझने लायक है, समझने लायक। चलिए अब इसको समझते हैं, ठीक है, अब इसको समझते हैं। आइए चलिए देखो, इसको समझने के लिए मैं आता हूं यहां पे, देखिए अब मैं आता हूं यहां पे, ठीक है। चलिए चलिए अब इसको समझते हैं। यहां पे देखो, पहले कैथोड किरणों की बात करते हैं। कैथोड किरणों में E/M का मान, कैथोड किरणों में E/M का मान नियत, समान। मैंने क्या बोला था, समान रहता है, समान रहता है। बच्चे ने बोला था सर नियत का क्या मतलब, समान, कभी भी बदलता नहीं कैथोड किरणों के लिए। लेकिन 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 यहां पे एनोड किरणों में E/M का मान समान नहीं रहता। अलग अलग गैसों के लिए E/M का मान अलग अलग होता है, यह बात आपको ध्यान रखनी। क्यों, तो उसको अब हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। देखिए बच्चों, E का मतलब होता है आवेश और M का मतलब होता है उस गैस का द्रव्यमान। चलिए मैं इसको लिखता हूं, E का मतलब होता है आवेश और M का मतलब होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान किसका, जो भी आप यहां गैस, एनोड किरणों के अंदर द्रव्यमान देखोगे आप और आवेश भी देखोगे। कैथोड किरणों में भी हमने आवेश देखा था और द्रव्यमान देखा था, तो वहां तो नियत था समान, यहां पे समान नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पे अगर मान लो आपने हाइड्रोजन गैस ले ली, ठीक है। अब हाइड्रोजन गैस क्या होती है, देखो जब भी यहां से हाइड्रोजन गैस की बात करोगे, आपने विद्युत धारा प्रवाहित की। अब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो हाइड्रोजन गैस का बच्चों आयनन होता है। आयनन का मतलब ये उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। किसी भी गैस H2 गैस है तो H2 गैस का आप आयनन करोगे। आयनन का मतलब
H2 गैस में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो H2 गैस में से इलेक्ट्रॉन निकल गए, आयनन होता है, विद्युत धारा प्रवाहित की तो H2 गैस का आयनन हुआ। मान लो आपने हीलियम गैस ली तो हीलियम गैस का भी क्या होगा, आयनन। कोई भी गैस आप इस ट्यूब में लेते हो तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उस गैस का क्या होगा, आयनन। तो ये He+ और यहां पे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। आयनन का मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना, क्या, इलेक्ट्रॉन का। जैसे मान लो आपने हाइड्रोजन ली तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, विद्युत धारा प्रवाहित की इसलिए। आपने हीलियम ली तो हीलियम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा क्योंकि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हुई। आपने मान लो यहाँ पे ऑर्गन ली तो ऑर्गन से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, मतलब कि कोई भी गैस यहां लोगे तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलना ही क्या कहलाता है, आयनन। अब ये इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या है, माइनस। ये माइनस आवेश किसकी तरफ जाएगा, प्लस की तरफ। देखो इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या है, माइनस। इलेक्ट्रॉन माइनस आवेश वाला किसकी तरफ जाएगा, प्लस की तरफ। इसका मतलब यहां जो भी गैस होगी उसमें माइनस आवेश वाला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, प्लस की तरफ। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे। और जो प्लस आवेश वाले, जैसे मान लो आपने ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन लिया तो हाइड्रोजन पे प्लस है, वो प्लस किसकी तरफ जाएगा, प्लस किसकी तरफ जाएगा, माइनस की तरफ। प्लस किसकी तरफ जाएगा, माइनस की तरफ। तो प्लस जा रहा है माइनस की तरफ और इलेक्ट्रॉन जा रहा है प्लस की तरफ। अब देखो जो माइनस की तरफ जा रहा है वो कौन है, एनोड किरणें। कौन है, एनोड किरणें। और एनोड किरणों पे क्या है, प्लस आवेश। और यहां पे भी क्या है, प्लस आवेश। इसका मतलब ये एनोड किरणें कुछ और नहीं, ये धातु आयन या गैस के आयन ही है, गैस के आयन। क्योंकि गैस के आयन पे भी क्या है, प्लस आवेश। ये प्लस आवेश ही एनोड किरणें हैं, क्योंकि ये एनोड किरणें कुछ और नहीं है। इस पे प्लस आवेश है, तो प्लस आवेश मतलब हुआ क्या, ये वो प्रजाति है जो प्रजाति मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखी है, मतलब कि ये प्लस आवेश वाली प्रजाति दिखा रखी। अब देखो अलग अलग तत्व हैं तो H+ हाइड्रोजन का द्रव्यमान क्या होगा, अलग होगा। हीलियम लिया तो हीलियम का द्रव्यमान क्या होगा, अलग होगा। जीनोन लिया तो जीनोन का द्रव्यमान क्या होगा, अलग होगा। ऑर्गन लिया तो ऑर्गन का द्रव्यमान क्या होगा, अलग होगा। और नाइट्रोजन लिया तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान क्या होगा, अलग। मतलब कि आप आवेश बटा द्रव्यमान के बारे में सोचो। आपने अलग अलग गैसें ली तो अलग अलग गैसों के द्रव्यमान अलग अलग हैं। अगर द्रव्यमान अलग अलग हैं तो इसका जो मान आएगा वो अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग आएगा। इसीलिए यहाँ पे एनोड किरणों के लिए आवेश बटा द्रव्यमान का मान भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान जो होता है ये यहाँ पे ली गई गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर हाइड्रोजन गैस ली है इस ट्यूब के अंदर तो उसका द्रव्यमान यहाँ पे कुछ और होगा। हीलियम गैस ली है तो उसका द्रव्यमान यहाँ पे कुछ और होगा। आर्गन गैस लिए तो उसका द्रव्यमान यहाँ पे कुछ और होगा। जीनोन लिए तो जीनोन का द्रव्यमान कुछ और होगा। अलग अलग गैसों के द्रव्यमान अलग अलग, तो ये वाला आवेश बटा द्रव्यमान का मान भी बदल जाएगा। और जब आवेश बटा द्रव्यमान का मान बदल गया, बार बार परिवर्तित होगा, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे आवेश बटा द्रव्यमान नियत नहीं है। इसीलिए एनोड किरणों के लिए आवेश बटा द्रव्यमान का मान नियत नहीं होता है। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी। देखो बच्चों, E/m भिन्न भिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि अलग अलग गैसों के केस में अलग अलग द्रव्यमान होता है। और द्रव्यमान अगर अलग अलग होगा तो E/m का मान बदल जाएगा। तो इसीलिए ये पॉइंट आपको दिया गया है। चलिए, और यहां तक अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई तो थम्स अप दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और जो भी डाउट है, आपको जिस भी तरह का डाउट है, मैं आपको डाउट क्लियर करने के लिए रेडी हूं। ठीक है, मैं यहीं खड़ा हूं, आप डाउट पूछें, मैं आपका डाउट देख रहा हूं। चलिए चलिए बताइए कौन सा डाउट है, बताइए क्या डाउट है, बताइए आपको। ठीक है, बहुत बढ़िया, जो भी डाउट है लिखिए अपना। चलिए चलिए, कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए, क्लियर, ठीक है ठीक है, ओके फाइन फाइन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे। ओके फाइन, चलिए आगे बढ़ते। चलिए चलिए अब आते हैं दूसरे व्यक्ति पे, न्यूट्रॉन। कौन है, न्यूट्रॉन।
अब न्यूट्रॉन के लिए ये प्रभु महाशय कौन है? चैडविक। कौन है? चैडविक। चैडविक। अब चैडविक आ गए, चैडविक आ गए तो चैडविक के लिए हमको देखना पड़ेगा इन्होंने क्या आविष्कार किया न्यूट्रॉन का। ठीक है, देखो हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गया, हमारे पास प्रोटॉन आ गया। चलिए अब न्यूट्रॉन के आविष्कार का पता कैसे चला लोगों को? वैज्ञानिक चैडविक को कैसे पता चला कि न्यूट्रॉन नाम का कण होना चाहिए? भाई ऐसा सपना थोड़ी ना होगा, ऐसा सोते सोते सपना देख रहा होगा कि हाँ भाई प्रोटॉन था, इलेक्ट्रॉन था, हाँ मतलब न्यूट्रॉन भी कुछ होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। अब क्या हुआ होगा मैं आपको बताता हूं। देखो एक परमाणु है, ठीक है, उस परमाणु का द्रव्यमान देखा। इन लोगों ने क्या किया, किसी भी कोई भी परमाणु उठा, आपने जैसे मान लो सोडियम उठाया। अब सोडियम का इन भाई साहब ने और दूसरे जितने भी वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या देखा, सोडियम का द्रव्यमान निकाला। ठीक है, अब द्रव्यमान निकाला तो इन लोगों ने क्या देखा कि सोडियम का द्रव्यमान, अब भाई दो कण आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गया और प्रोटॉन, तो सोडियम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उनका द्रव्यमान, प्रोटॉन की भी खोज होगी, जितने भी प्रोटॉन है उनका द्रव्यमान, तो सारे के सारे इसमें उपस्थित, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें जितने भी प्रोटॉन है, सभी का जो योग होता है, सारे प्रोटॉन और सारे इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान का योग है वो इसके योग के बराबर, इसके द्रव्यमान के बराबर नहीं आ रहा था। इसका मतलब इसके द्रव्यमान के बराबर लाने के लिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जरूरी है, प्रोटॉन का द्रव्यमान जरूरी है, साथ ही साथ एक कोई अतिरिक्त कण होना चाहिए जिसकी उपस्थिति से यहां पे जो द्रव्यमान में जो हमें और जितना द्रव्यमान इसका देखना चाहिए वो द्रव्यमान आ जाए। कि भाई देखा इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन जितने थे, क्या इलेक्ट्रॉन रखे, हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के द्रव्यमानों का योग किया और देखा क्या ये योग सोडियम के द्रव्यमान के बराबर आ रहा है, तो नहीं, ये नहीं आ रहा था। इसका मतलब निश्चित तौर पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो उपस्थित है ही, साथ ही साथ एक अलग से और कण होना चाहिए जो कि इसके द्रव्यमान को पूरा कर सके। मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसे कण होंगे जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा और होंगे, क्योंकि तीन कण मिलेंगे तभी तीनों कणों का योगदान जो होगा वो सोडियम के द्रव्यमान के बराबर होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी एक कण की खोज होनी बाकी है। अब वो कण क्या है चलिए देखते हैं। ठीक है, तो यहां से इनको पता चला, देखो ये सारी बातें जो थी कि भाई किसी तत्व का द्रव्यमान होता है, वो द्रव्यमान केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर के नहीं बना होता है, वो एक तीसरे कण का भी योगदान होता है उसमें। तो ये वाली बात इनको पता नहीं चली, ये वाली बात सबसे पहले पता चली रदरफोर्ड को। ये वाली बात सबसे पहले पता चली रदरफोर्ड को। रदरफोर्ड इतने खतरनाक वैज्ञानिक थे, इतने जबरदस्त, कि उन्होंने सोचा कि यार सोडियम का द्रव्यमान जो है, इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, प्रोटॉन की हो गई, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर के भी सोडियम का द्रव्यमान पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब इस वैज्ञानिक ने, इस बंदे ने पता लगाया कि कोई तीसरा कण होना चाहिए सबसे पहले, तो इसने तीसरे कण के बारे में पता लगाया। अब तीसरे कण के बारे में ये खोज कर ही रहा था, इतने में मैदान में आ गए ये वाले भाई साहब चैडविक। अब चैडविक बोल रहे हैं कि यार मैंने एक आविष्कार किया है, मैंने एक प्रयोग किया है जिससे पता चल रहा है कि हाँ वहां पे एक नया कण उपस्थित है। और वो नया कण क्या है, तो चलिए देखते हैं प्रयोग क्या किया है इन्होंने और नया कण क्या है उसके बारे में। देखो इन्होंने क्या किया, चलिए इन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने एक बर्तन लिया, एक मतलब उपकरण लिया, उस उपकरण के अंदर बहुत सारे अल्फा पार्टिकल रखे। अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का चिन्ह होता है अल्फा, अल्फा पार्टिकल। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल को इस बेरिलियम की पतली छड़ पे उन्होंने धातु की पन्नी पे टकराया, बहुत तेजी से उन्होंने शूट किया, मतलब बंदूक की गोली से इन्होंने शूट किया इस पे। तो बेरिलियम, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है और परमाणु भार 9 होता है। तो बेरिलियम पे इन्होंने अल्फा कणों की बौछार की, बौछार, अल्फा कणों की बौछार की। ठीक है, अब अल्फा कण का मतलब क्या, अल्फा कण का ये चिन्ह होता है और अल्फा कण का एक चिन्ह होता है। अल्फा कण का मतलब होता है हीलियम का अणु, हीलियम, हीलियम के अणु को ही अल्फा कण बोलते हैं। तो ये जो हीलियम का अणु जो होता है ना, ऐसे बहुत सारे हीलियम के अणु, हीलियम का अणु बोलो या हीलियम के अल्फा पार्टिकल बोलो, एक ही बात है। तो ऐसे बहुत सारे हीलियम के कण, हीलियम के पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल इस बेरिलियम की छड़ पे इन्होंने टकराए। और जैसे इन्होंने बेरिलियम की छड़ पे इन्होंने अल्फा पार्टिकल टकराए तो इन्होंने बाहर कुछ विभिन्न प्रकार के
कण निकलते हुए पाए। विभिन्न प्रकार के ऐसे कण निकल रहे थे। बाद में इन्होंने संसूचक से पता किया कि ये कण कुछ और नहीं, एक विभिन्न प्रकार का अलग प्रकार का कण है। उस कण पे भार तो 1 होता है और उसका परमाणु क्रमांक 0 होता है, और बाद में जाकर के इस कण को उन्होंने न्यूट्रॉन नाम दिया। तो कैसे पता चला? तो अल्फा कणों की बौछार इन्होंने बेरिलियम पे की। अभी बताऊंगा कैसे आया, ये बताऊंगा। अभी देखो कैसे आया बताऊंगा मैं आपको। तो अल्फा कणों की बौछार किस पे? बेरिलियम पे। देखो अल्फा कण क्या है, तो मैंने आपको बताया 2He4 प्लस इसकी बौछार किस पे की? बेरिलियम पे। तो बेरिलियम क्या है? तो बेरिलियम परमाणु क्रमांक 4 और परमाणु भार 9। चलिए, तो इसकी बौछार इस बेरिलियम पे की। अब जैसे ही बौछार की ना, तो एक कण निकलता है, ये कण न्यूट्रॉन। तो ये न्यूट्रॉन निकला, तो चलो एक कण निकला तो पता चला न्यूट्रॉन निकला। अब देखो इसके साथ में और क्या निकला। देखो 4 और 9 कितना, देखो परमाणु भार कितना आ रहा है? 9 + 4 कितना? 13। यहां कितना आ रहा है? 13। चलिए यहां पे आ रहा है योग कितना आ रहा है? 13। यहां वाला परमाणु भार का योग और यहां जो भी कण आते हैं उनका योग बराबर होना चाहिए। तो यहां पे 13 है, तो 13 है। यहां पे भी ऊपर कितना आना चाहिए? 13। तो यहां पे 1 दे रखा, मतलब कि यहां पे कोई ऐसा कण आ रहा है जिसपे भार ये 12 आना चाहिए। तो 12 + 1 13, और यहां पे भी इन दोनों का योग कितना आ रहा है? 13। तो यहां वाला 13 और यहां वाला 13 बराबर होना चाहिए। चलिए नीचे देखो, परमाणु क्रमांक 2, यहां पे 4, 2 और 4 कितना? 6। तो यहाँ पे 2 और 4 6, यहाँ पे 0 है, मतलब कि यहाँ पे जो भी तत्व निकल रहा होगा उसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 6। तो 6 परमाणु क्रमांक वाला क्या होता है? कार्बन। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन तो निकले ही, साथ ही साथ ये पन्नी जो थी ये किस तत्व में बदल गई? ये कार्बन में बदल गई। तो इसका मतलब कार्बन के साथ जो कण निकल रहे हैं वो कण ही क्या कहलाए? बाद में न्यूट्रॉन कहलाए। कैसे पता किया? तो अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम पे आपने टकराया, तो यहाँ पे जो भी परमाणु भारों का योग है वो निकलने वाले कणों के परमाणु भारों के योग के बराबर। तो 1 + 12 13, तो यहाँ पे भी 9 + 4 13, तो ये 13 आ गया। 2 + 4 6, तो यहाँ पे भी 0 + 6 6। तो इस तरह से आपको एक नए कण, निकलने वाले नए कण की खोज का पता चला, और ये कण ही क्या कहलाए? न्यूट्रॉन। और ये कारनामा, ये पूरी समीकरण किसने दी? ये पूरी समीकरण के बारे में बताया चैडविक, और इसीलिए इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है? चैडविक को। समझ में आया? तो आपको एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? चलिए अब बात करते हैं एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। अल्फा का पार्टिकल की बौछार की, आपने बहुत सारे अल्फा का पार्टिकल बेरिलियम पे टकराए, तो अल्फा पार्टिकल बेरिलियम पे टकराए, इन दोनों के टकराने से एक न्यूट्रॉन निकला और एक कार्बन का तत्व निकला। समझ में आ गया? अब एग्जाम में क्या आएगा? ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा सबसे पहले तो न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक पता होने चाहिए, चैडविक, और दूसरा इनका प्रयोग क्या था। तो प्रयोग में आने वाली ये जो समीकरण है ना, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि चैडविक ने अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम पे टकराया, बौछार की, जिससे निकलने वाले कण न्यूट्रॉन थे और साथ ही साथ कार्बन तत्व निकलता है। तो इस प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध हुआ कि जो अतिरिक्त कण निकल रहे हैं वो कण कहां से निकलेंगे? वो कण इस परमाणु, बेरिलियम परमाणु के अंदर से निकल रहे हैं, और वो कण कौन से हैं? न्यूट्रॉन है, और इसका श्रेय चैडविक को जाता है। तो ये सारी बातें हैं, ये आपको ध्यान रखनी। ठीक है, तो 2 चीजें, न्यूट्रॉन की खोज पढ़ ली, प्रोटॉन की खोज पढ़ ली, इलेक्ट्रॉन की खोज हमने कल पढ़ ली थी। चलिए अब बात करते हैं आगे की। अब बात करते हैं आगे की महत्वपूर्ण सूचनाएं। देखिए ये वो सारी चीजें हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए इलेक्ट्रॉन आ गया, प्रोटॉन की खोज कर ली, न्यूट्रॉन की खोज कर ली। अब इनके बारे में क्या क्या पूछा जाएगा? देखो चिन्ह पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का चिन्ह पता होना चाहिए। प्रोटॉन का चिन्ह P पता होना चाहिए। न्यूट्रॉन का चिन्ह N पता होना चाहिए। चलिए आवेश की बात करते हैं। परम आवेश कूलम में, ये किसमें? कूलम में अंदर है ना, कूलम के अंदर आवेश होता है। चलिए इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना? इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन प्लस में होता है, प्रोटॉन का प्लस में आवेश होता है इसके बराबर। प्रोटॉन का आवेश हमेशा बराबर। प्रोटॉन का प्लस में आवेश कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दोनों का मान समान, लेकिन
चिन्ह अलग अलग, प्रोटॉन का चिन्ह प्लस, इलेक्ट्रॉन का चिन्ह माइनस। तो प्लस और माइनस, ये हो जाएगा प्रोटॉन, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन पे किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं, उदासीन, ये न्यूट्रल उदासीन कण होता है, उदासीन कण। ये सारी टेबल जो है ये एग्जाम में पूछी जाएगी, याद रखनी है। चलो सापेक्ष आवेश, सापेक्ष मतलब कि रिलेटिव, मतलब कि एक का इतना है तो उसके सापेक्ष दूसरे का कितना होगा। चलिए, अगर इलेक्ट्रॉन का आप -1 मानते हो, इलेक्ट्रॉन का आप -1 मानते हो, तो प्रोटॉन का कितना होगा, बराबर लेकिन प्लस में। तो अगर ये -1 है तो प्रोटॉन का +1 हो जाएगा, और ये वाले भाई साहब तो 0। तो अगर कहीं इलेक्ट्रॉन का -1 लिखा हुआ है तो आप समझ जाना उसके सापेक्ष प्रोटॉन का +1 होगा, और न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है। तो ये तीनों बातें भी क्लियर, पिक्चर क्लियर। चलिए अब आते हैं द्रव्यमान पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना, 9.1। ये पूरा याद नहीं रखना है, आपको इतना सा याद रखना है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना, तो मैं बता रहा हूं उतना, 9.1 गुणित 10⁻31 kg। तो ये kg में आपको इतना याद रखना है, ये याद रखना है, यही संख्या यहां पे दे रखी है kg में। किस में दे रखी है, kg में, ठीक है। ये किसका दे रखा है, तो देखो प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना है, तो 1.672 गुणित 10⁻24। ये -24 आपको याद रखना है, और ये किस में है, ग्राम में। तो ये ग्राम में दे रखा है, -27 है, -27 kg में, ठीक है। यहां पे -27 आएगा तो kg, और अगर आप इसमें 1000 का गुणा करेंगे तो -24 हो जाएगा, वो ग्राम में आएगा। तो ग्राम में इतना, kg में इतना। इसी प्रकार से यहाँ पे न्यूट्रॉन, देखो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों के द्रव्यमान समान है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान समान है, याद होने चाहिए। और थोड़ा सा 2 का अंतर है, यहाँ 2 और यहाँ पीछे 4, तो 2 और 4 का अंतर है, 2 और 4 का। तो चलिए 2, यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे 4, तो आगे की संख्या पूरी वही है, 1.67 1.67, और पीछे 10⁻27 भी वही है, यहाँ पे -27 भी वही, तो पीछे भी समान है, आगे भी दोनों समान है। ये kg में होगा और ग्राम में बदलोगे तो -24 आ जाएगा। चलिए ये हो गया ग्राम के अंदर। अब बात करते हैं AMU, AMU एटॉमिक मास यूनिट, एकीकृत द्रव्यमान, जो आपको मैंने पहले चैप्टर में पढ़ाया। AMU, AMU में कितना द्रव्यमान, AMU में, तो AMU में इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका द्रव्यमान बहुत कम, 0.00054 AMU में द्रव्यमान है। AMU में प्रोटॉन का कितना, 1.00727, और ये न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा भारी कौन है, देखो सबसे ज्यादा भारी न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे ज्यादा, फिर न्यूट्रॉन से कम कौन, प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान उससे कम, और उससे कम किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो ये आपको क्रम पता होना चाहिए, तीनों के द्रव्यमान का क्रम पता होना चाहिए। सबसे भारी कौन, न्यूट्रॉन, उसके बाद कौन, प्रोटॉन, उसके बाद कौन, इलेक्ट्रॉन। तो द्रव्यमान का क्रम पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाएगा सबसे भारी मूल कण कौन सा है। और बात की जाए लगभग, लगभग द्रव्यमान, तो देखो 0.00054 लगभग 0 यही है, ये एक तो है नहीं 0, और देखो 1 पॉइंट, तो 1 पॉइंट मतलब कि लगभग 1, और ये 1 पॉइंट, तो ये भी लगभग 1 हो गए। 1.00 1.00 1.00 का मतलब क्या, 1, तो 1.00 का मतलब 1, 1.00 का मतलब क्या है, 1, तो लगभग 1 हो गया, और 0.0005 तो ये 0 हो गया, तो लगभग इतना। ये सारी बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्विज पे, तो क्विज के लिए आप तैयार हो जाइए, हम अब आगे क्विज लेकर के आए, रेडी, तो रेडी हो जाइए, पानी वानी पी लीजिए, और आपके लिए क्विज लेके आए। आज जो पढ़ा है उस पे, आज जो पढ़ा है उसी पे क्विज है, देखते हैं आपको कितनी बातें याद है, ठीक है। चलिए चलिए स्टार्ट करें, चलिए रेडी। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 30 सेकंड का टाइम है, 30 सेकंड। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के बढ़ते द्रव्यमान का सही क्रम है, चलिए जल्दी बताइए। चलिए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के बढ़ते द्रव्यमान का सही क्रम, ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है।
आपको जल्दी से आंसर बताना है इसका। चलिए टाइम अप। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज, ये आता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में और आपके स्कूल के एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए चलिए टाइम अप टाइम अप। चलिए अब दोनों क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का बढ़ता द्रव्यमान, अभी बताया था यार, अभी आपको मैंने क्या बताया था, सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका? न्यूट्रॉन का, अभी बताया था। फिर मैंने आपको बताया था प्रोटॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का सबसे कम। मैंने आपको इसके नंबर बताए थे, ये एएमयू में कितना था 1.008, ये 1.007, ये 0.00054। तो ये तीनों के द्रव्यमान ये आपको याद रखने, ये क्रम होता है इनका, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो टेबल में दे रखा है, ये टेबल में 1.007, 1.008, ठीक है, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन का। चलिए दूसरा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। तो थॉमसन आ गए, फिर थॉमसन, एक ही आंसर है थॉमसन, बिल्कुल सही। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, ये क्विज का पार्ट नहीं है, ऐसे ही मैंने एक क्वेश्चन रखा है। चलिए इसका आंसर बता दे। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित ई और उसके द्रव्यमान एम का अनुपात कितना बताया? जल्दी से आंसर बता दे। चलिए तो बच्चों देखो, आपके लिए मैंने नॉन स्टॉप, बिल्कुल मतलब कि बिना किसी रोक टोक के पूरा लेक्चर फिनिश किया। हमारी मेहनत वेस्ट नहीं जानी चाहिए, सारे क्वेश्चन एग्जाम में सही करके आना, ठीक है, बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन गलत मत करना। चलिए तो आपको मैंने क्या बताया था? आपको मैंने बताया था इसका आंसर बी। तो ये आंसर याद रखना, 1.75 गुणित 10 की घात 11 कूलम पर केजी। आपको मैंने बताया था ई बटा एम, तो आप ई बटा एम ऐसे निकाल सकते हो। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना? अगर मान लो भूल जाते हो, मान लो ये भूल गए, तो अब कैसे करना है? तो ई मतलब कि 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। चलिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान याद रखना 9.1 गुणित 10 की घात -31 केजी, और ये पूरा हल करके देख लेना, आपको मान यही मिलेगा। तो इस तरह से आपको करना। मान लो अगर भूल जाते हैं तो, अगर भूल जाते हो तो मैंने आपको ये तरीका बता रखा है, ठीक है, ये याद रखना है। चलो बच्चों आज की क्लास इतनी ही, बाकी बातें नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। नेक्स्ट टर्न पे हम बहुत इंपॉर्टेंट नाभिक की खोज, देखो मैं आपको दर्शन करा देता हूं, ये पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टर्न पे, ये पढ़ने वाले परमाणु के नाभिक की खोज एवं संगठन, ये पढ़ेंगे। रदरफोर्ड का प्रयोग पढ़ेंगे, मोजले का प्रयोग पढ़ेंगे। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और लास्ट ये आपका टाइम टेबल है, ये भी बता देता हूं। इंग्लिश की क्लास, गणित की क्लास आपकी हो चुकी है, और भौतिक विज्ञान की क्लास आपकी सोम बुध शुक्र को है, और अभी हमारी क्लास। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक।